हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयोग एकेडमी में। आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में। केरल स्थित एडीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में केरल के कासरगोड स्थित आश्रम में निधन हो गया है। गौरतलब है कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। स्वामी केशवानंद भारती वर्ष 1961 से ही केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। केशवानंद भारती को केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मूल संरचना के सिद्धांत के लिए आज भी याद किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया था, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी। इस मामले की सुनवाई कुल 6 माह तक तकरीबन 68 कार्यदिवसों में पूरी की गई। केशवानंद भारती वाद और इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद हमारे IAS PCS के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। किसी देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानून होता है। इस दस्तावेज के आधार पर देश में अन्य सभी कानून बनाए और लागू किए जाते हैं। कई देशों के संविधानों में उसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संविधान के प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान की गई है। इन विशिष्ट हिस्सों को संविधान के अन्य हिस्सों की तुलना में खास दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकारवाद 1965 में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की थी। बाद के वर्षों में जब सत्तारूढ़ सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए संविधान संशोधन जारी रखा, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 बहुचर्चित एंड अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए निर्णय दिया गया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति भी नहीं है। संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद में कहा गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार ने RC कूपर बनाम भारत संघ 1970, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 और पूर्व उल्लेखित गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णयों को बदलने के उद्देश्य से संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन 24वां, 25वां, 26वां और 29वां किए गए। 24, 25, 26, 29 लगभग 4। इन सभी संशोधनों और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। असल में इस मामले में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती द्वारा याचिका के माध्यम से केरल सरकार के 2 राज्य भूमि सुधार कानूनों को राहत की मांग की गई थी। दरअसल बात करें 1970 के दौर में केरल की तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने हेतु भूमि सुधार कानून लाए गए। इन कानूनों के तहत राज्य सरकार ने जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ की भूमि का भी भू अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य सरकार के इसी निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और संविधान की मूल संरचना क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। चूंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय लिया था, इसलिए केशवानंद भारती मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया, जो आज तक का सबसे बड़ा खंडपीठ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ के सदस्यों के बीच भारी वैचारिक मतभेद देखने को मिला और खंडपीठ ने 7 से 6 से निर्णय दिया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है के तहत संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। बात करें मूल संरचना का सिद्धांत क्या है, तो वहीं बात करें मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति असल में जर्मनी के संविधान में पाई जाती है, जिसे नाजी शासन के कुछ बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए संशोधित किया गया था। जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व के संविधान में संसद को 2/3 बहुमत के साथ संविधान संशोधन की शक्ति दी गई थी और इन्हीं प्रावधानों को उपयोग हिटलर द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए किया गया था। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए जर्मनी के नए संविधान में इसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों पर पर्याप्त सीमाएं लागू की गई। भारत में मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया है। हालांकि बुनियादी संरचना क्या है, यह निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा है, जो परिभाषित करेगा सुप्रीम कोर्ट। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, किंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें संघवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल हैं। तब से इसी सूची का निरंतर विस्तार किया गया है। 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी हमने अभी चर्चा की। और बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित कौन कर सकता है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कौन कौन सी चीज़ें, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जुडिशियल रिव्यू के लिए किए जा सकते हैं। कहीं कहीं हमने देखा जाता है कि जुडिशियल एक्टिविटीज़म एंड जुडिशियम ओवररीच और फंडामेंटल राइट की रक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। आर्टिकल 32, 136, 141, 142 पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 के तहत सारी चीज़ें दी गई हैं। बात करें निष्कर्ष की कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। यद्यपि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सकी थी, किंतु इस मामले से भारतीय लोकतंत्र की जीत जरूर हुई थी। इस सिद्धांत के आलोचक इसे अलोकतांत्रिक सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बनाए कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके समर्थकों का मत है कि यह सिद्धांत बहुसंख्यकवाद और आधुनिकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। Thank you viewers. Do you have any question related to Keswanand Bharati case? Comment, subscribe Ayog Academy. Thank you.